हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखेंगे किस आर्टिकल में है, क्या प्रोविजन है, कैसे बिल पास होते हैं, क्या ज्वाइंट सेशन है, मेंबर और हाउस का नेचर की, कौन परमानेंट है कौन सा नॉन परमानेंट है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है। आप यूपीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी का पेपर देते हैं, या आरआरबी का पेपर दे रहे हैं, या फिर अभी यूपी पुलिस का पेपर देंगे, एनडीए सीडीएस का पेपर देंगे, सभी जगहों पर ये आपको काम आने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट आई विल एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट, जो कि आपके एग्जाम में काम आए। तो इसको मैंने कोशिश किया है कि बाइलिंगुअल बताएं, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लोगों का यहाँ पर क्या है कि सही से रिवीजन हो जाए। तो देखिए, हमारे पास जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्लियामेंट का जो प्रोविजन है वो पार्ट 5 में दिया है। ठीक है। तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड अबाउट द स्ट्रक्चरल अथॉरिटी ओवर द यूनियन लेजिस्लेचर। तो यानी जो हमारा केंद्रीय कह सकते हो विधानमंडल है, यानी जिसे हम संसद बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। और पार्लियामेंट देखिए, देखा जाए पार्ट 5 जो है वो 52 से लेकर वो 150 प्लस जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या समझना है, वो केवल देखना है पार्लियामेंट। तो 79 से 122 के बीच में दिया हुआ है किसके बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रिक्ट कंपोजिशन, टेन्योर ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, कोर प्रोसीजर्स, लीगल इम्यूनिटीज एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनका कार्यकाल, ऑफिस, जो भी है, सब चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Westminster model, India adopted the high accountability British model, where the executive is fiercely answerable to the popular legislation। यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, देखो एक लेजिस्लेशन होता है, एक एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेजिस्लेशन जो होता है वो रूल बनाता है, ठीक। और एग्जीक्यूट कौन, इसको ये कार्यपालिका जिसको हम बोलते हैं। तो कार्यपालिका इनके प्रति ही उत्तरदायी रहती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी एक एक पे डिस्कस करेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक, यहाँ पर इसके बारे में केवल पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पार्ट 5 की नहीं। तो ये पार्लियामेंट दिया हुआ है, और हम लोगों ने ब्रिटिश मॉडल पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। और अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फेडरल पार्ट मिलता है, तो फेडरल सिस्टम जो है हम लोगों ने कनाडा से बोरो किया है। मैंने एक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो देखिए भाई, हमारी जो पार्लियामेंट है उसका आर्टिकल क्या है, 79 है। तो तीन पार्ट मिलकर बने हैं। आपके सामने तीनों पार्ट हैं, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल है वो 52 है। कहां से, 52। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का, या कह सकते हो कि हमारे उसका कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये, ठीक है। एसेंशियल पार्ट, नो बिल कैन ट्रांसमिट इनटू लॉ विदाउट डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी, इन दोनों से सदन से पास होने के बावजूद भी कानून नहीं बन सकता, या बिल कानून में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का अगर साइन नहीं होगा तो वो नहीं कन्वर्ट हो सकता है। तो देखो, पार्लियामेंट में जब पेश किया जाता है तो वो होता है बिल। और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो एक्ट या लॉ बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। तो तीन पार्ट है पार्लियामेंट के। पहला है प्रेसिडेंट, ये हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। आर्टिकल मैंने बता दिया, इसके साइन के बिना, मतलब राष्ट्रपति के साइन के बिना बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा है राज्यसभा, इसका आर्टिकल है 80। इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। क्या है नाम है, परमानेंट फेडरल चेंबर सेफ गार्डिंग स्टेट राइट। तो राज्यसभा है, तो यानी कि ये भंग नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आता है लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन या लोअर हाउस बोलते हैं। पावरफुल है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पॉपुलर डेमोक्रेटिक चेंबर्स। देखो, इसमें जो लोग जाते हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ के लोगों का क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें इनडायरेक्ट होगा, यानी हम राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो चुनते हैं लोगों को, जो विधायक होते हैं, ये मिलकर यहाँ के लोगों को अपने स्टेट से इनको रिप्रेजेंट करके राज्यसभा के लिए भेजते हैं। अभी एक एक पे डिस्कस करेंगे तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर देखो, इसका कोर फीचर राज्यसभा और लोकसभा का समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स की। तो देखिए, इसमें
250 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस बिहाफ पे होते हैं। 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, 530 राज्यों से और 20 यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश लाइक लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, इस तरीके से। करंट सीट है 245 मेंबर है राज्यसभा के सदस्यों की, और 543 जो है वो लोकसभा की। अब हुआ क्या था कि जब 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो इसको क्या किया कि पहले दो मेंबर को, एंग्लो इंडियंस को, राष्ट्रपति क्या कर सकता था, राष्ट्रपति इसमें नॉमिनेट कर सकता था। बट 100 जो 104 है, 104वां संविधान संशोधन है, उसमें से क्या किया गया कि अब दो मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाता है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में अभी भी देखिए नीचे लिखा है ना, मनोनीत सदस्य। 12 सदस्य यहाँ पर किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किस बिहाफ पे? कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा के नाम पर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं एंग्लो इंडियन स्लॉट एबॉलिश कंप्लीटली। कब? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के उसमें आया था। तो ये बात समझ रखिएगा कि दो मेंबर्स हटा दिए गए। आगे बढ़ते हैं। तो सदन की प्रकृति देखिए, राज्यसभा होता है परमानेंट हाउस, कैन नॉट बी डिसॉल्व अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में इसे हम भंग नहीं कर सकते हैं। अब ये अस्थायी है, नॉर्मल लाइफ 5 साल की होती है, डिसॉल्व एनी टाइम इफ देर इज नो मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट या और रूलिंग पार्टी, देन इट कैन बी डिसॉल्व बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको भंग किया जा सकता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्योंकि सदन में बहुमत जरूरी होता है, 543 है, तो आपको 272 लोग चाहिए ही चाहिए मिनिमम। अगर उससे नीचे हैं तो आपका जो है बैठक, मतलब वो आपका सदन नहीं चल सकता है। मतलब ये अब क्या होगा कि यहां से अब सदन भंग कर दिया जाएगा, फिर या तो इलेक्शन होंगे या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो भी हो सकता है। कार्यकाल देखते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, एवरी 2 ईयर, नॉट सेकेंड ईयर, मतलब कह सकते हो वैसे 2 साल पे। तो यानी एक सदन का, मतलब एक व्यक्ति का जो सांसद का जो कार्यकाल हुआ, कितने समय के लिए हुआ? 6 साल के लिए हुआ। फुल हाउस डिसॉल्व टुगेदर, पूरा सदन एक साथ भंग किया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के समय इसका कार्यकाल एक समय में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जितने भी फीचर्स बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। क्लियर? अब अगला क्या है? पीठासीन अधिकारी। देखो, जो सदन राज्यसभा इसको जो हेड करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और साथ में उनके होते हैं डिप्टी चेयरमैन। इसमें क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इस समय इसको हेड कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद जो लोकसभा होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर करते हैं। इनमें क्या होता है, जो इलेक्टेड मेंबर आते हैं वही अपने में से एक स्पीकर चुनते हैं, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट कर देगा। बाकी प्रोटेम और वो सब अभी बात आगे हम कर लेंगे। तो स्पीकर जैसे अभी क्या है, ओम बिरला साहब है। कौन है? ओम बिरला है, लोकसभा स्पीकर हैं, और राजस्थान की कोटा सीट से, कोटा जो पार्लियामेंट्री सीट है उससे है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? तो ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट भी उनकी है। अगला यहाँ पर क्या है, वही जो बात कर रहे थे, 104 जो संविधान संशोधन 2019 वाला आया, नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस रिजर्वेशन सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन परमानेंटली डिलीटेड। तो इस पर बात हो चुकी है कि लोकसभा में जो दो मेंबर्स एंग्लो इंडियंस को हम भेजते थे, यानी राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, मनोनीत करते थे, वो अब नहीं किए जाते हैं। बट राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब जो पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये राज्यसभा के लिए है। मिनिमम 30 एज राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए कितने हैं? 25। अब एक बात और आपको समझा देते हैं, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो राज्य विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इनके दोनों के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 चाहिए। वहीं पर राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके लिए कितनी चाहिए? 30 साल चाहिए। ठीक है, फिर आपका गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, इनके लिए 35 साल चाहिए। सॉरी। इसके बाद यहां पर क्या है कि अगर आपसे हम बात करें कि जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान, ये 21 साल की उम्र से भी बन सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है सारी एज एक साथ क्लियर हो गई हैं। बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी, उनके लिए जो भी प्रोविजन है वो धीरे धीरे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगला है कि भाई जो मेंबर है उनकी क्वालिफिकेशन हो गई, भारत का नागरिक हो और वो एज बता दिया। अब डिसक्वालिफिकेशन किस बिहाफ पे होता है वो देखते हैं भाई।
अगर इलेक्टेड मेंबर ने कोई लाभ का पद लिया हो, फिर अनसाउंड माइंड हो, विकृत चित्त हो, यानी कि वो दिमाग से ठीक ठाक काम ना कर पा रहे हो, दिवालिया हो, लूज और गिव सब इंडियन सिटीजन, यानी भारतीय नागरिकता को अगर उसने त्याग दिया है, देन वो उस सदन का मेंबर नहीं रह जाएगा। फाइनल डिसीजन अथॉरिटी क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट टेक बाइंडिंग लीगल ओपिनियन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल ओपिनियन ली जाती है चुनाव आयोग से, उसके बाद राष्ट्रपति इसको फाइनल कर देते हैं कि भाई ये सदस्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल में तो कह रहे हैं कि हम इसके बिहाफ पर भी हम अयोग्य घोषित कर सकते हैं, लेकिन कब? पहला है कि अगर किसी ने स्वेच्छा से जो अपनी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी उससे निकल गए हैं। दूसरा है डिफीज पार्टी डायरेक्शन और विप ड्यूरिंग द क्रूशियल फ्लोर वोटिंग, यानी कि अगर सदन में कोई वोटिंग हो रही है और उस जो भी पार्टी ने विप जारी करते हैं कि भैया आपको फलाने वोटिंग के समय प्रेजेंट रहना है, इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, देन क्या होता है कि उनको इस बिहाफ पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो किया जा सकता है, दल बदल वाले में। ठीक। इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइंस अ पार्टी, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से इकलौता व्यक्ति होता है, जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। नॉमिनेटेड मेंबर क्या होते हैं? अगर उन्होंने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, 6 महीने के अंदर अगर कोई मान लीजिए सदन में 12 व्यक्ति अभी किए जा सकते हैं राज्यसभा में, इसमें से किसी व्यक्ति के मन में आया कि हम लोग कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, तो उसको 6 महीने के अंदर ज्वाइन करना। अगर उसके बाद ज्वाइन करता है, उस पे क्या है, एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, जो 10वें शेड्यूल में दिया हुआ है। दीज आर द ग्राउंड जिसके आधार पर क्या है कि किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। अब सदन में बिल कैसे आता है उस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक सदन की, फिर दूसरे सदन पे बात चलेंगे। तो भाई लोकसभा या राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई ये हमारा बिल है, इस पर बात होगी। तो इसके पहला पाठन होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, उसका परिचय दिया जाएगा कि किस पर है बिल, क्या बातचीत हो रही है उस पे, इसमें क्या है। तीसरा है कि क्लॉज स्क्रूटनी, यानी जो भी उसमें प्रोविजन डाले गए हैं उस पर बातचीत होगी, और उसके बाद उस पर वोटिंग कराई जाएगी। भाई अब आपने सुन लिया कि इसमें ये प्रोविजन है, कितने लोग पक्ष में, कितने लोग विपक्ष में। पास होगा तो फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू होगा। उसके बाद अगर कोई दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो इसकी ज्वाइंट सिटिंग होगी। और 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात है, जिसको संयुक्त कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 108 के तहत। प्रेसिडेंट की परमिशन होती है 111, यहाँ पर ये याद रखना है आपको। क्लियर है? 111 आर्टिकल है। और फाइनल एक्ट क्या है? जो संसदीय कानून बन जाएगा। तो यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से, दोनों सदन से पास हो, किसी एक सदन में पहले आए, वो आगे हम बात कर लेंगे कि कौन सा बिल कहाँ आ सकता है। मनी बिल ही लोकसभा के लिए पर वो होता है मैंडेटरी, अदरवाइज राज्यसभा से भी बिल आ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे। क्लियर है? क्लियर? तो कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट सिटिंग की बात कर लेते हैं। 108 में है, तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं साधारण बिल पर और वित्तीय बिल पर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर नहीं बुलाते हैं और मनी बिल पर नहीं बुलाते हैं। याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, जिसको हम मनी बिल बोलते हैं, इस पर जो है प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। अब इसको देखो कौन हेड करेगा? लोकसभा स्पीकर करता है। अगर ये नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ध्यान से समझिएगा, लोकसभा के स्पीकर या वो नहीं होंगे तो डिप्टी लोकसभा। अगर ये दोनों नहीं अवेलेबल हैं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रेसिड, क्यों? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। अभी ऊपर हमने बात किया था, राज्यसभा को कौन हेड करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। वो सैलरी भी उसी हिसाब से उनको मिलती है। क्लियर? स्ट्रिक्ट नो गो जोन्स, मतलब ज्वाइंट सिटिंग आर लीगल फॉर मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी मैंने अभी बताया ना कि लीगल मतलब इलीगल है किसके लिए? मनी बिल और ज्वाइंट मनी बिल पर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर ज्वाइंट सेशंस नहीं बुलाए जाते हैं। ये पॉइंट है। अब और थोड़ा सा दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब पैरामीटर्स क्या है भाई? मनी बिल 110 में है, फाइनेंशियल बिल 117 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368 में। तो देखिए कितनी बातें एक ही स्लाइड में आपको चीजें मिल जा रही हैं। ठीक। अब मनी बिल है, केवल लोकसभा से लाया जा सकता है, अभी ऊपर हमने बात किया। फाइनेंस बिल लोकसभा से लाया जा सकता है। फिर अब जो अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा राज्यसभा से कहीं ला सकते हैं। प्रेसिडेंट की परमिशन मैंडेटरी प्री रिक्विसाइट, यानी बिल पेश होने से पहले और राष्ट्रपति की
परमिशन जरूरी है, इसमें जरूरी है, लेकिन संविधान संशोधन वाले में जरूरी नहीं है। अब राज्यसभा के पास मनी बिल पर कोई पावर नहीं है, 14 दिन तक रोक सकते हैं। उसके बाद जाता है लोकसभा में, मतलब उससे वापस चला जाएगा। पहले तो लोकसभा में ही आता है जो मनी बिल होता है, फिर जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा 14 दिन तक होल्ड करेगी। लोकसभा मानती है इनके सुधार तो ठीक, अदरवाइज वो उसी रूप में पास हो जाता है। इसमें इक्वल पावर है। फाइनेंशियल बिल पे इक्वल पावर है, मस्ट बी इंडिविजुअली इन बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में ये भेजा जाता है। ज्वाइंट सेशन मनी बिल पे नहीं होगा, ठीक है, मनी बिल पे नहीं होगा। मैंने अभी बताया था फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल पर क्या होता है कि ज्वाइंट सेशन हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल पे। लेकिन मनी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। प्रेसिडेंशियल ऑप्शन क्या है? मस्ट एसेंट और विथ होल्ड, कैन नॉट रिटर्न इट। यानी कि ये क्या करेंगे भैया, इस पर परमिशन देंगे, रोक सकते हैं, लेकिन इसको वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको एसेंट दे सकते हैं, रोक सकते हैं और वापस कर सकते हैं फाइनेंशियल। ये अब संशोधन विधेयक के लिए बाउंड है, इनको करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया था, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से कर दिया गया था। अब थोड़ा और लास्ट में देख लेते हैं कि भैया पार्लियामेंट में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो भैया प्रश्नकाल होता है, ओपनिंग हाई ऑक्टेन सेशन। और देखो 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, 12 बजे के बीच में क्या होता है, सॉरी 12:20 नहीं, 12 बजे तक क्या होता है यहाँ पर, क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, फिर जीरो आवर होता है। देखिए ये इंडियन इनोवेशन है, इंडिया वालों ने 12 बजे से यहाँ पर क्या कर रखा है कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है। फिर होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में ही आता है क्योंकि भैया गवर्नमेंट तो वही है। नीड 50 मेंबर्स वैलिडेशन सपोर्ट, यानी 50 लोगों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। इफ पास द गवर्नमेंट कोलैप्स इंस्टेंटली। क्लियर? ये नहीं, अगर मतलब पास तो गवर्नमेंट उसी समय गिर जाएगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखते हैं भाई स्पेशल और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के पास कौन कौन सी पावर है? तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन अथॉराइजिंग पार्लियामेंट टू क्रिएट नेशनल लॉ ऑन एनी टाइम। यानी राज्य सूची के किसी विषय पर जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर कानून बना सकते हैं, ये राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज दी है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है कि ऑल इंडिया सर्विस का निर्माण कर सकती है। ठीक है, और वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए काम आएंगी। इमरजेंसी अरेस्ट साइकिल, इफ लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व व्हेन अ नेशनल और स्टेट इमरजेंसी रिक्वायर रेक्टिफिकेशन, राज्यसभा टेक सिंगल हैंडेड सोवरेनिटी टू कस्टडी ऑफ द अप्रूवल प्रोसेस। देखो होता क्या है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। तो क्या है कि जब मान लीजिए लोकसभा काम नहीं कर रही है, तो उस समय राज्यसभा जो है चीजों को वैलिडेट करती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जितने भी पॉइंट हमने थे आपसे डिस्कस कर लिया अबाउट पार्लियामेंट, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट कह सकते हैं कि जो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का दे रहे हो कोई पेपर, आप रेलवे का दे रहे हो, आप यूपीपीएससी का दे रहे हो, या यूपी पुलिस का दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम दो भाई, पार्लियामेंट का ना आर्टिकल बदलेगा, ना उसको प्रोविजन बदलेंगे, ना मनी बिल, ना ज्वाइंट सेशन। तो जितनी भी बातें हो सकती थी हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। और टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, जीके बाय ब्रजेश सर। काफी चीजें यहाँ पर हम आपसे शेयर करते हैं, उसमें करंट की हैं। कल शाम में करंट का वीडियो आया, तो आप करंट भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी के, पॉलिटी के वीडियो चल रहे हैं, और अब आगे और भी स्टैटिक जीके के भी वीडियो बीच बीच में आते रहते हैं। तो जो लोग अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आ गया है उसे देना चाहते हो तो आप भर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से लगातार देख सकते हैं आपका जीके जीएस। और मैं यहाँ पर लगातार वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।